Good evening, and let's continue with our sessions on company account. पिछले वाले सेशन में इशू फॉरफीचर री इशू के जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 13 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे. अब हम लोग क्वेश्चन 14 और 15 को फिनिश करेंगे और उसके बाद इमीडिएटली हम लोग आ जाएंगे बोनस और राइट शेयर्स पे. बोनस और राइट शेयर्स के कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वापस, तो आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हो थोड़ी देर बाद. हाल फिलहाल के लिए हम लोग क्वेश्चन 14 को पूरी तरह से फोकस में लाएंगे. तुषार लिमिटेड issued a prospectus inviting applications for 20,000 shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share payable as follows. ₹2 on application, allotment पे 5 including premium ₹2 की, first call ₹3, second and final call ₹2 का. Applications were received for 30,000 shares and pro rata allotment was made on applications of 24,000 shares. जहां तक इस वाले पार्ट की बात है, यहां तक का क्वेश्चन क्वाइट सेम है जो हम लोग क्वेश्चन 13 में कर रहे थे, वही आएगा. It was decided to utilize the excess application money towards the amount due on allotment. Ramesh, who applied for 480 shares. 13th क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया था वहां पे आया था रमेश to whom 400 shares were allotted. Failed to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. दूसरा change. On the failure of paying the first call, his shares were forfeited. Second call का पैसा मंगाने के पहले ही इसके शेयर्स को आपने कर लिया forfeit. Mohan, the holder of 600 shares, failed to pay the 2 calls. On his such failure, his shares were forfeited. Of the shares forfeited, 800 shares were sold to Krishan credited as fully paid for ₹9 per share, the whole of Ramesh's share being included. वापस कहानी वही, आप पहले आओ पहले पाओ वाली कहानी को फॉलो करोगे. मतलब जिसके शेयर्स पहले फॉरफिट किए गए उसके शेयर्स पहले री इश्यू किए गए, ये हमको अज्यूम करके चलना पड़ेगा. यहां पर आई वोंट पास ऑल द एंट्रीज, हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ फॉरफीचर और री इश्यू की एंट्री, क्योंकि एप्लीकेशन की एंट्री विल बी सेम एज क्वेश्चन नंबर 13, अलॉटमेंट की एंट्री विल बी सेम एज क्वेश्चन नंबर 13, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी एंड रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी की एंट्री विल रिमेन सेम, रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एंट्री विल रिमेन सेम, रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. The amount which is made due on first call entry remains same. मतलब पूरे 20,000 शेयर्स पे आपने अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू किया, सॉरी कॉल मनी मेड ड्यू किया, बट कलेक्टेड ऑन फर्स्ट कॉल विल बी 400 शेयर रमेश के और 600 शेयर मोहन के. इन 1000 शेयर्स पे आपको पैसे नहीं मिले कॉल 1 के. कॉल 2 के समय आपने कॉल ही 19,600 शेयर्स के लिए किया. क्यों? क्योंकि तब तक रमेश के 400 शेयर्स फॉरफीट हो चुके थे. ऑफ कोर्स ये जो इस सेशन के वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दिस इज लिंक्ड टू द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, जिसके लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस किया था. अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग पिछला जो सेशन अपलोड हुआ था उसको भी एक बार देख लीजिएगा, लास्ट के 20 मिनट का. ऑलराइट, तो मैं डायरेक्टली आ जाता हूं एंट्रीज फॉर द कॉल 1 रिसीव्ड, एंट्रीज फॉर फीचर, कॉल 2 मेड ड्यू, कॉल 2 रिसीव्ड एंड फॉर फीचर ऑफ मोहन शेयर. यहां पे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने रमेश और मोहन के शेयर्स की फॉरफीचर की एंट्री कंबाइन की थी. यहां पे आप एंट्री कंबाइंड नहीं कर पाओगे. रमेश के शेयर की फॉरफीचर की एंट्री अलग होगी, मोहन के शेयर के फॉरफीचर की एंट्री अलग होगी. इज इट पॉइंट राइट? चलिए फिर सॉल्व करते हैं इसको हम लोग.
मुझे सिर्फ वो एंट्री नंबर बता देंगे आप, अलॉटमेंट मनी के एडजस्टमेंट तक की और अलॉटमेंट मनी रिसीव तक की। हम लोग 14th वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एंट्री नंबर 1 2 5। नहीं, 4 में तो एडजस्टमेंट किया ना आपने, और 5th में कलेक्शन है। अच्छा, 5th में फर्स्ट कॉल है, वहां तक की एंट्रीज विल रिमेन सेम एज इन क्वेश्चन 13। ठीक है, मैं अब आ जाता हूं 6th वाली एंट्री पे, दैट इज द एंट्री फॉर कॉल मनी रिसीव्ड। आपको कॉल मनी रिसीव कितने पे होगा? रमेश के 400 शेयर्स पे और मोहन के 600 शेयर्स पे, है ना? त्यांना दे तू 1 मिनिट, त्यांना दे ना 1 मिनिट, त्यांना दे 1 मिनिट। वो मेटी के जो कलर का सैंपल था ना अपना, वो चाहिए था, क्योंकि वो प्राइमरी में उसने मेटी का डस्टर डाला है। हाँ, उस पे शेड का चाहिए। हाँ, शेड का। हाँ जी, द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट रुपीज 57,000, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट rupees 3,000 to equity share call account. Call 1 rupees 60,000. Being the amount due on call received except on 1,000 shares. Being the call due received except on 1,000 shares. अब क्या हुआ? अब आपने रमेश के शेयर्स को कर लिया फॉरफिट, कॉल टू मंगाने के पहले। तो एंट्री क्या होगी हमारी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मंगाया हमने कॉल 1 तक के? 2 रुपए एप्लीकेशन का, 5 रुपए अलॉटमेंट का और 3 रुपए कॉल का, मतलब टोटल 10 रुपए मंगाए, जिसमें से 2 रुपए प्रीमियम के थे। पर प्रीमियम का जो पैसा है, वो इससे कलेक्ट नहीं हुआ है ना? ये यहां पे हमने वर्किंग नोट की थी एक, इससे हमको एक्सेस कितना एडजस्टमेंट किया था हमने? सिर्फ 160 रुपए, है ना? तो इसका मतलब प्रीमियम का पैसा आपने कलेक्ट नहीं किया। सो एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,200। क्यों 3,200? 400 शेयर अलॉटेड पे 8 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से, है ना, फेस वैल्यू के। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 800, 400 शेयर्स पे 2 रुपए प्रति शेयर की प्रीमियम। टू कॉल्स इन अरियर्स, पूरे 4,000 रुपए में से आपको मिले सिर्फ 960 रुपए, मतलब 3,040 रुपए आपके कॉल्स इन अरियर हो गए या नहीं? 3040 to forfeited shares account
to forfeited shares account 960. Being the shares allotted to Ramesh forfeited due to non-payment of the balance dues. Being the shares allotted to Ramesh forfeited due to non-payment of the dues. आप 20,000 शेयर्स थे आपके, में से 400 शेयर रमेश के तो हो गए फॉरफिट, 480 उसने अप्लाई किए थे, बट यू हैड अलॉटेड 6:5 और नॉट. तो अगर उसने 480 अप्लाई किए थे तो उसको अलॉट 400 ही किए थे, वो 400 आपने आप फॉरफिट कर लिए. तो फॉरफिट कर लिए तो कॉल 2 जब आप मंगाओगे तो वो इन 400 शेयर्स को छोड़ के मंगाओगे या नहीं, क्योंकि जो शेयर्स आपने ऑलरेडी फॉरफिट कर लिए उसके पैसे वापस कैसे मंगा सकते हो. So now the call 2 made due, the entry will be number 8. Equity share second call account debit. Rupees 40,000 to equity share, sorry 40,000 नहीं, 39,200. कैसे? 19,600 शेयर्स बचे हुए पे 2 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 39,200. Being the second call made due on the remaining shares. 24,000 के अगेंस्ट तुमने प्रो रेटा अलॉटमेंट 20,000 शेयर्स के लिए किया था या नहीं भाई. तुम्हारा इश्यू साइज 20,000 शेयर्स का ही था, एप्लीकेशन 30,000 शेयर्स की आई थी, में से 6,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, तो बचे हुए क्या बोला उन्होंने, प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन एप्लीकेशंस ऑफ 24,000 शेयर्स. का तात्पर्य क्या हुआ, 6,000 कर दिए रिजेक्ट, 24,000 के अगेंस्ट अलॉट किया 20,000, तो 4,000 शेयर्स पे जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया था वो तुमने अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट किया. इसीलिए तो हमने एंट्री नंबर 1 से 5 तक के सेम कंसीडर किया ना, राइट. क्योंकि क्वेश्चन में वहां तक का पार्ट सेम था, बदलाव जहां से आया वहां से हमने एंट्रीज लिखना चालू किया. समझ आई बात. जो ये वर्किंग नोट्स आपकी यहां बनी हुई थी, ये वर्किंग नोट एज इट इज इस क्वेश्चन में भी बनेगी. वर्किंग नोट नंबर 1 जो आपने बनाई थी दैट विल कंटिन्यू टू रिमेन सेम एज पर द वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर क्वेश्चन नंबर 14 एज वेल, राइट. इसीलिए मैं ऑनलाइन जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 14 इज क्वाइट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 13. हमने काफी सारा पार्ट क्वेश्चन नंबर 13 का डिटेल में डिस्कस किया था, इसीलिए मैं उन सारी चीजों को वापस यहां पे रिपीट नहीं कर रहा हूं. तो जो भी हमारे श्रोतागण आज पहली बार जुड़े हैं, इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, तो काइंडली गो थ्रू द रिकैप. जो पिछला सेशन हमने लिया था कंपनी अकाउंट पे, सेशन नंबर 1, उस वाले सेशन का आखिरी 20 मिनट का हिस्सा जरूर देखें. यह मार्केटिंग नहीं है, आपके उपयोग के लिए है. हां, नहीं, कुछ चीजें क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इस वाले वीडियो के लिंक पिछले वाले वीडियो में देखो, मतलब इस वाले वीडियो को भी देखेंगे, मत देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. पर अगर सच में ध्यान से पढ़ना है तो ध्यान से ही पढ़ो, लिंक लगा के पढ़ो. हाँ, एक ही चीज को मैं 4-4 बार रिपीट करूं उसमें कोई अर्थ नहीं बनता है. हाँ जी. अब क्या हुआ कि आपको वो 400 शेयर तो भूल ही जाओ, बाकी के 600 शेयर पे भी मोहन से भी आपको कॉल 2 का पैसा नहीं आया, तो आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट ₹38,000 टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट.
कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट 1200। हाँ, एग्जाम में आप मिस कर गए, आपने जिस तरह से अभी मैं मिस्टेक करने वाला था उस तरह की मिस्टेक आपसे भी हो गई। आपने लिखते लिखते लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट 38,000 टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 38,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉल सिनेरियो की एंट्री अलग लिख दो, राइट? मार्क अलग नहीं मिलेंगे, मार्क दोनों को मिला के एक ही मिलेगा, पर एंट्री मिस आउट नहीं होगी, राइट? और यहां तो कैसा है, मेरे पास आईपैड था, मैं चेंज कर पाया, आपके पास थोड़ी ना ऑप्शन है, राइट? या तो पूरी एंट्री कट करो, वापस से लिखो, खिचड़ी बनेगी, मतलब नहीं है। राइट इट सेपरेटली, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। 39,200 being the amount you received except on 600 shares of Mohan, being the amount you received except on 600 shares of Mohan। S24 वाले जो बच्चे हैं, अगर आप अभी भी हैं तो आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी आपके ग्रुप पे कि आपके सेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि कल से है। हाँ जी, तो अब आपको मोहन भाई साहब के भी शेयर फॉरफिट करने हैं, पर मोहन भाई साहब से आपको अलॉटमेंट का पैसा तो मिल गया, मतलब यह हुआ कि उससे सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा भी मिल गया, तो उसकी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिवर्स करोगे क्या आप? उससे कलेक्ट कितना हुआ? एप्लीकेशन का 2 रुपया, अलॉटमेंट का 3 रुपया, फेस वैल्यू का टोटल 5 रुपए कलेक्ट हुए, बाकी के 5 कलेक्ट नहीं हुए, जो कलेक्ट नहीं हुए वो कॉल्स इन अरियर्स में जाएंगे। सो व्हाट विल बी द एंट्री? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रुपीस 600 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए, टू कॉल्स इन अरियर्स रुपीस 3,000 टू forfeited shares account, to forfeited shares account 3,000, being the shares of Mohan forfeited, being the shares of Mohan forfeited। अच्छा, May 25 वाले भी बैठे हैं यहां पे, आपके सेशंस भी बेटा कल से ही स्टार्ट होंगे। तो अपने धंधे पे ध्यान देना, मैं अपने धंधे पे फोकस्ड हूं। हाँ जी, नेक्स्ट है बेटा, बहुत हमारे लिए बहुत गिराक आने वाले हैं, सितंबर भी है, जनवरी भी है, मई भी है, हर 4 महीने में सीजन है हमारे पास। सच में सिर्फ अगर पैसे का सोचा होता ना तो ये वाले सेशन नहीं होते फिर। हाँ, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द 10th एंट्री? बेटा जी 600 शेयर फॉरफिट किए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा आ गया, मतलब कॉल 1 2 का पैसा नहीं आया। कॉल 1 पे ड्यू था 2 रुपए, कॉल 2 पे ड्यू था 3 रुपए, 5 रुपए प्रति शेयर, 600 शेयर 3,000 रुपए नहीं आए, मतलब बाकी 3,000 आए, जो आए वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में चले गए। और क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा भी मिल चुका था तो उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा इंक्लूडेड था, अगर इंक्लूडेड था तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 52 कहता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम एक बार आपने कलेक्ट कर लिया तो जैसा मैं कहूं वैसा अप्लाई करो, है ना? इसलिए आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते, उसे आप फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। अन्यथा क्या होता, आपने उस सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे को भी यूज कर लिया होता फॉर द डिस्काउंट ऑन द रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जो अलाउड नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट दैट यू कैन गिव ऑन द रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ओनली
The face value forfeited towards the face value, sorry, face value forfeited on the shares, forfeited or not, right? इसलिए नहीं किया, समझा? हाँ, हो गया, समझी तेरे को 10th वाली एंट्री? अब तो इतना कुछ बोल दिया. There was this senior professor in our college. वो बंदे से हमेशा स्टूडेंट नाराज होते थे. तो मैंने एक दिन उससे पूछा, भाई तू मतलब तू इतना तेरे से बंदे नाराज होते हैं फिर भी तू सेटल्ड कैसे, मतलब हाउ आर यू अ फैकल्टी हियर इवन नाउ? तो उसने कहा, माई लाइफ इज क्वाइट सिंपल एंड आई हैव वेरी सिंपलर प्रिंसिपल्स इन माई लाइफ, एंड दैट इज इफ यू कैन नॉट कन्विंस समवन, कंफ्यूज देम. सो आई होप आप कंफ्यूज नहीं हुए. हाँ, क्योंकि मेरी लाइफ उतनी सिंपल नहीं है ना? मेरे को पापी पेट चलाना है मेरा. हाँ चलो नेक्स्ट वन. इसमें से 800 शेयर्स आपने रीइश्यू किए. पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने 800 शेयर ही रीइश्यू किए थे, तो यहां भी रीइश्यू की एंट्री विल बी एग्जैक्टली सेम. दैट विल बी व्हाट? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 7200. लिख लीजिए. रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, उसकी एंट्री 11th नंबर. बैंक अकाउंट डेबिट 7200. Forfeited shares account debit 800. To equity share capital account 8000. To equity share capital account 8000. Being the forfeited shares reissued. Being the forfeited shares reissued. और जब आपने रीइश्यू कर दिया तो आपको इन 800 शेयर्स का आपको प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ेगा. इसलिए वर्किंग नोट जो हमने बनाई थी कैपिटल रिजर्व की वो भी सेम रह जाएगी. एंट्री विल बी यस, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2160. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप इसका शॉर्टकट में भी वर्किंग नोट बना सकते हो. कैसे? ऑब्जर्व इट. टोटल बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ये आप अगर शॉर्टकट में वर्किंग नोट बनाना चाहो तो बना सकते हो. How much is the total balance in forfeited shares account? 4160. कैसे? 960 रुपए रमेश के और 3200 रुपए मोहन के, मतलब 4160. यस और नो? भाई काम कर, कोई रिमोट उठाओ, सारे एसी बंद कर दो, सारे के सारे बंद करो. हाँ, तो 4160 रुपए आपने टोटल फॉरफिट किए थे, लेस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ₹800 है ना, लेस बैलेंस फॉर शेयर्स येट टू बी रीइश्यूड. बैलेंस फॉर शेयर्स येट टू बी रीइश्यूड. कितने शेयर्स येट टू बी रीइश्यूड? 200. प्रति शेयर फॉरफिट कितना किया था? 5 रुपए, है ना? एंड दैट कम्स टू 1000. यस और नो? देयरफॉर प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड, प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड इज टू, कितना है? 21 नहीं 2360. इतना ही आना चाहिए. पहले भी इतना ही आएगा. यहां तो 2160 था, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों? अच्छा, यहां पे 3960 होना चाहिए. ओ, ये जो 4160 लिया है मैंने, यहीं पे 3960 होना चाहिए, एंड दिस कम्स टू 2160. ये आपकी शॉर्टकट वाली वर्किंग नोट है, ये भी आप बना सकते हो.
आप किस तरह से लिखना चाहते हो आपके ऊपर है, दोनों के केस में मार्क्स मिलेंगे आपको. एंट्री forfeited shares account debit to capital reserve account 2160. Forfeited shares account debit to capital reserve account 2160. समझ आई बात? डन. क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्वेश्चन नंबर 15 पे आ रहा हूं मैं. भारत तुषार लिमिटेड, भारत तो होशियार ही है ना, ये किसने, अच्छा भारत तुषार है, हाँ. Issued a prospectus inviting applications for 20,000 shares of 10 each at a premium of ₹2 per share payable as follows. On application to allotment 5 including premium on first call 3 and second call 2. Applications received for 30,000 shares and pro rata allotment was made on the applications of 24,000 shares. It was decided to utilize the excess application money towards the amount due on allotment. Ramesh, to whom 400 shares were allotted, failed to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. मतलब अब एंट्री नंबर 1 से लेके एंट्री नंबर 6 तक, एंट्री नंबर 1 से लेके एंट्री नंबर 6 तक एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन सेम. इवन एंट्री नंबर 7 भी सेम रहेगी, है ना. Mohan, who applied for 720 shares, failed to pay the 2 calls. Applied 720 shares, not allotted. आपका रेशियो ऑफ अलॉटमेंट क्या था? 6:5. 24,000 के अगेंस्ट 20,000, 24 के अगेंस्ट 20, 6 के अगेंस्ट 5, है ना. दिस इज हाउ यू डू द कैलकुलेशंस ऑफ दैट, राइट. तो 6 के 5 अगर आपने अलॉट किए, मतलब इसने 720 अगर अप्लाई किए होंगे तो इसको 600 अलॉट किए होंगे या नहीं? क्वेश्चन रिमेन सेम एज व्हाट वी वर डूइंग. और 600 शेयर्स अगर अलॉट किए हैं और इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, मतलब एप्लीकेशन पे जो एक्सेस पैसा आया था वो आपने अलॉटमेंट के अगेंस्ट ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है नहीं. तो अब जो भी पैसा नहीं आ रहा है वो सिर्फ कॉल 1 कॉल 2 का पैसा नहीं आ रहा है ना. तो एंट्री नंबर 9 एंड 10 इज ऑल्सो गोइंग टू रिमेन सेम. पर री इश्यू कैसे हुआ? On share forfeited, 800 shares were sold to Kishan, credited as fully paid for ₹11 per share. यहां पे आपने री इश्यू प्रीमियम पे किया हुआ है. एंट्री नंबर 1 से लेके एंट्री नंबर 10 आर गोइंग टू रिमेन सेम एज इन क्वेश्चन नंबर 14. जस्ट राइट इट. क्वेश्चन 15 की बात कर रहे हैं हम लोग. Entry number 1 to entry number 10 will remain same as that of the question number 10. Sorry, question number 14. Is it right? अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन इस एंट्री नंबर 12, 13, 11, 12 एंड 13 पे. 11th एंट्री फॉर री इश्यू. राइट डाउन. बैंक अकाउंट डेबिट 8,800. बैंक अकाउंट डेबिट 8,800 to equity share capital account 8,000 to securities premium 800 to securities premium 800 being the shares forfeited reissued at a premium of ₹1 per share. Being shares forfeited reissued at a premium of ₹1 per share. अगर आप क्वेश्चन को पढ़े तो मैंने एक आखिरी में छोटी सी लाइन को अंडरलाइन कर दिया और वो ये कह रही है द होल ऑफ मोहन्स शेयर्स बीइंग रीइश्यूड. आपने 400 शेयर फॉरफिट किए थे रमेश से, आपने 600 शेयर्स फॉरफिट किए थे मोहन से. टोटल आपके पास 1000 शेयर्स है रीइश्यू करने के लिए. इन 1000 शेयर्स में से आपने रीइश्यू किया 800 शेयर्स, पर उस 800 में से मोहन वाले सारे के सारे शेयर रीइश्यू हो गए या नहीं? प्रैक्टिकली ऐसा कभी नहीं होना है. प्रैक्टिकली हमेशा मैंने बैलेंस रखना है मेरे पास ज्यादा वाला, ताकि मैं डिस्काउंट ज्यादा दे पाऊं. पर थियोरेटिकली तो कह दिया इन्होंने 800 शेयर मोहन वाले पहले रीइश्यू करने हैं. तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? अब
हम री इश्यू के प्रॉफिट को अलग से कैलकुलेट करेंगे या नहीं, है ना। प्रॉफिट ऑन री इश्यू, यहां पे मैं बड़ी वाली वर्किंग नोट नहीं बनाऊंगा। क्यों? अरे भाई डिस्काउंट दिया ही नहीं है, तो जितना फॉरफिट किया था तो टोटल प्रॉफिट हो गया है नहीं। सो वर्किंग नोट 2 इन दिस केस विल बी व्हाट? वर्किंग नोट 1 क्या थी? रमेश के शेयर फॉरफिट करने वाली वर्किंग नोट नंबर 1 थी, है ना, अलॉटमेंट मनी कलेक्शन वाली। तो वर्किंग नोट 2 प्रॉफिट ऑन री इश्यू। ऑन मोहन्स शेयर्स 600 इंटू 5 रुपीज पर शेयर, मतलब 3000 रुपए। ऑन रमेशेस शेयर 200 इंटू 1.4 पर शेयर। 1.4 कहां से लाया? 960 रुपए फॉरफिट किए, 1.4 नहीं सॉरी 2.4 पर शेयर। 960 रुपए फॉरफिट किए थे 400 शेयर्स के अगेंस्ट। पर शेयर फॉरफिट कितना हुआ? 2.40 रुपए, है ना, क्योंकि यहां पे आपने री इश्यू के समय डिस्काउंट नहीं दिया है, इसलिए मैंने मोहन के शेयर का पूरा 5 रुपया कंसीडर किया है नहीं, और तो इसलिए रमेश के भी पूरे 2.40 रुपए जो फॉरफिट हुए वो कंसीडर करने पड़ेंगे या नहीं, एंड दैट कम्स टू 480। अकॉर्डिंगली this comes to 3480 as the amount to be transferred to the capital reserve or not. Entry forfeited shares account debit, forfeited shares account debit to capital reserve 3480. Being the shares reissued, being the shares reissued and the profit thereon transferred, and the profit thereon transferred. खत्म। 12 एंट्रीज, 2 वर्किंग नोट, 15 मार्क। ये जो आखिरी के 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं 13, 14, 15, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। अगर एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है तो इसी तरह का आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 से लेके 11 तक जो 12 तक जो सॉल्व किया था वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है। अगर उनको छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछने हैं 2 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए अगर पूछने हैं तो पहले वाले क्वेश्चंस, और अगर एकदम लंबी रेस का घोड़ा पूछना है कि शुरू करे और बंदा शाम तक के सॉल्व भी करता रहे, ऑफ कोर्स तुम्हारे पेपर खत्म होते होते शाम तो हो ही जाएगी ना, 5 बजे तक पेपर चलता है ना, 2 से 5 का समय दिया हुआ है तुमको। मैं आ जाता हूं अगले वाले पार्ट पे, यानी कि इश्यू ऑफ बोनस एंड राइट्स शेयर्स। इश्यू ऑफ बोनस एंड राइट शेयर्स। क्यों कंपनीज बोनस में शेयर्स इश्यू करती हैं? अपने पैसे अपने पास रखने के लिए, एक। दूसरा, कैपिटल बेस बढ़ाने के लिए। तीसरा, इसका फायदा शेयर होल्डर को भी होता है, क्योंकि हमारे इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, नहीं, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 के अनुसार यह कहा जाता है कि जब कभी भी कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपना प्रॉफिट बांटेगी तो शेयर होल्डर्स को उस डिविडेंड पे जो प्रॉफिट के तौर पे आ रहा है, उस डिविडेंड पे अलग से टैक्स भरना पड़ेगा। पहले कंपनी अपने प्रॉफिट को कमाते समय टैक्स पे कर रही है,
फिर जब वो शेयर होल्डर्स के हाथ में जा रहा है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सॉरी द इनकम टैक्स, पहले एक कंसेप्ट होती थी अंडर द सेक्शन 115 कैपिटल ओ ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें कंपनी जब कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती थी तो उस पर कंपनी को टैक्स भरना पड़ता था, शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड पे टैक्स नहीं लगता था. दैट यूज्ड टू बी एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 into bracket 34 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. बट by virtue of the Income Tax Act of 2000 and Income Tax Act of 1961, amendment of 2019, इन्होंने ये कंसेप्ट हटा दी. सेक्शन 115O और सेक्शन 10 into bracket 34 दोनों को एक साथ अबॉलिश कर दिया, जिसके तहत अब कंपनीज को किसी भी तरह का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं भरना पड़ता है. कंपनी जब भी आपके हाथ में डिविडेंड बांटती है तो वो इमीडिएटली आपको पैसा दे देती है. हालांकि अगर आपके हाथ में आने वाला डिविडेंड 5,000 या उससे ज्यादा होता है इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, तो कंपनी उस पर टैक्स डिडक्ट करती है एट सोर्स एट द रेट ऑफ 10% प्रतिवर्ष ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट. प्रतिवर्ष नहीं, 10% ऑफ द गिवन अमाउंट. पर अगर डिविडेंड का अमाउंट कम है तो वो आपको आपकी इनकम में इंक्लूड कर लेना है, उस पे आपके टैक्स रेट्स के हिसाब से जो टैक्स पड़ता है वो भरना है. मतलब ये हो गया, तो कंपनी कह रही है कि हम तो ठीक है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है, आपको टैक्स भरना पड़ेगा. आप कहते हैं हमने टैक्स नहीं भरना है, तो कंपनी कहती है ठीक है हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं. हम कहते हैं नहीं हमको तो प्रॉफिट चाहिए. एक साइड आप कह रहे हो प्रॉफिट चाहिए, दूसरे साइड आप कह रहे हो डिविडेंड नहीं चाहिए. तो अल्टरनेट क्या? अल्टरनेट है बोनस शेयर्स. जब कभी भी कंपनी के पास फ्री डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स विच आर अर्न इन द फॉर्म ऑफ कैश, चाहे वो कैपिटल प्रॉफिट्स हो चाहे वो रेवेन्यू प्रॉफिट्स हो, कभी भी अगर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स अवेलेबल होते हैं, उन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स को ये कंपनी कन्वर्ट कर सकती है इनटू द इक्विटी ऑफ द कंपनी. मतलब क्या? एक तो कंपनी की जेब से पैसा नहीं जा रहा है, डिविडेंड बांटते तो पैसे चले जाते. दूसरा, कंपनी का पैसा कंपनी में फ्लोबैक री इन्वेस्ट हो रहा है. और तीसरा, यह पैसा री इन्वेस्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी कैपिटल. मतलब यह पैसा फॉरएवर कंपनी के पास रहेगा जब तक कंपनी को डिसॉल्व न कर दिया जाए तब तक. और एनीवेज कंपनी को तो परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, तो इसका मतलब यह पैसा कंपनी के पास फॉरएवर रहेगा. और दूसरा, शेयर होल्डर के लिए क्या फायदा? जब उसको फ्री फोकट में बोनस शेयर्स मिल रहे हैं, उन बोनस शेयर्स पे उसको किसी भी तरह का डिविडेंड टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो शेयर्स इनकम में इंक्लूड ही नहीं होंगे. हालांकि जब कभी भी वो शेयर होल्डर उन बोनस वाले शेयर्स को बेचेगा, उस समय पे उस पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. मतलब क्या? मैंने क्या कहा? जब कभी भी उन बोनस शेयर्स को बेचेगा. क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि जब कभी भी हम लोग शेयर्स बेचते हैं तो उसके ऊपर का कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेशन हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे करते हैं. ऑफ कोर्स हमारे खरीदे हुए शेयर्स पहले आएंगे, बोनस बाद में आएंगे नहीं, क्योंकि अगर आपके पास शेयर्स ही नहीं होंगे तो आपको बोनस कहां से मिलेगा, राइट? और इस वजह से आपके खरीदे हुए शेयर्स पे आप पहले टैक्स भर दोगे और बाद में जब कभी भी बोनस शेयर्स बेचोगे तब उस पे आपको टैक्स पड़ेगा, वो भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म. अगर आप लॉन्ग टर्म मतलब इन शेयर्स को 12 महीने से ज्यादा होल्ड करते हो तो उस पे आपको टैक्स सिर्फ लॉन्ग टर्म के हिसाब से मतलब 10% लगेगा. तो जो आपके नॉर्मल स्लैब रेट्स के हिसाब से डिविडेंड के तौर पे अगर आपने टैक्स भरा होता तो आपको 30% टैक्स लग जाता. अब क्योंकि आपको बोनस शेयर्स मिले, वो बोनस शेयर्स आपने अपने पास 1 साल के लिए रखे और उसके बाद बेचे, तो उन्हीं बोनस शेयर्स पे उस पूरी इनकम पे आप टैक्स कितना भरोगे? सिर्फ 10%. तो इस तरह से सारे टैक्स प्लानिंग और प्रोविजंस होते हैं. खैर, हमारा फोकस होना चाहिए अकाउंटिंग पे. अब अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तय कर लिया कि हमने बोनस शेयर्स बांटने हैं, एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हमको बोनस शेयर्स बांटने हैं, वो अपने जबान से मुकर नहीं सकते, वो उनको बांटने ही पड़ेंगे. दूसरा, बोनस शेयर्स बांटने से कंपनी का इक्विटी, कंपनी का कैपिटल नहीं बढ़ता. क्यों?
शेयर होल्डर्स फंड्स इंक्लूड द इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज रिजर्व्स एंड सरप्लस और नॉट। और इन्हीं रिजर्व्स एंड सरप्लस को यूज करके हम लोग इक्विटी बढ़ा रहे हैं। तो एक साइड आपके रिजर्व्स कम होंगे, दूसरे साइड आपकी इक्विटी बनेगी। तो इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप बोनस शेयर्स इश्यू कर रहे हो या नहीं। हां, इससे फर्क पड़ेगा किस चीज में? मार्केट में आपके शेयर की जो प्राइस है वो टूटेगी। क्यों टूटेगी? क्योंकि पहले मान लो आपने 2 के अगेंस्ट एक बोनस शेयर दे दिया। आपके मार्केट में मान लो 50 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। मार्केट में आपके कितने शेयर्स हैं? 50 करोड़ शेयर्स। 50 करोड़ शेयर्स, मान लो आपके मार्केट में शेयर प्राइस की कीमत चल रही, शेयर की कीमत चल रही है 100 रुपया, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो 50 करोड़ शेयर्स की 100 रुपए के हिसाब से आपकी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5000 करोड़ रुपए। करेक्ट? फॉर द सेक ऑफ सिंपलर अंडरस्टैंडिंग, I already earlier said 2:1. I am assuming 3:2. मतलब प्रति 3 शेयर्स के पीछे आपको 2 शेयर्स बोनस में दिए गए। करेक्ट? 3 शेयर्स के अगेंस्ट अगर आपको 2 शेयर्स बोनस में दिए गए, मतलब 50 करोड़ शेयर्स के अगेंस्ट कंपनी 20 करोड़ शेयर्स बोनस में देगी या नहीं? तो अब मार्केट में आपके शेयर्स कितने हो गए? सॉरी, 50 करोड़ शेयर्स के अगेंस्ट 20 नहीं देगी। 50 करोड़ डिवाइड बाय 3, ये तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ, 3 हो जाएगा, जाने तो 2:1 कंटिन्यू करते हैं। तो 50 करोड़ के अगेंस्ट आपने 25 करोड़ शेयर्स बोनस में दे दिए। आपके शेयर की मार्केट कैपिटलाइजेशन 50 करोड़ की 50 करोड़ ही रहेगी, क्योंकि ये फ्री में दिए ना आपने। अब मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगा, है ना? तो अब 50 करोड़ डिवाइड बाय 5000 करोड़ जो आपकी पहले की मार्केट कैपिटलाइजेशन थी, डिवाइड बाय 75 करोड़, आपके प्रति शेयर की मार्केट की कीमत टूट जाएगी, कम हो जाएगी। एंड दैट इज बिकॉज यू हैव इश्यूड द शेयर्स फॉर फ्री फोकट। ऑलराइट? सिमिलर इज द केस ऑफ राइट शेयर्स, बट राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स में फर्क होता है। वो क्या? राइट शेयर्स कंपनी तब करती है जब कंपनी को और पैसे की जरूरत है। कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, सेटअप बढ़िया है। अब हमारे देश की एक छोटी सी सेल्यूलर कंपनी है वोडाफोन आइडिया, हाँ। तो ये जो वी है, इनको पैसे की बड़ी तंगी चल रही थी, लिटरल तंगी चल रही थी। कहां से जुगाड़ नहीं किए इन्होंने, पैसे नहीं मिल रहे थे। फाइनली इन्होंने तय किया हम लोग मार्केट से पैसे मंगाएंगे, और इन्होंने 18,000 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाया। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का मतलब होता है पब्लिक से पैसा मंगाना। क्यों? तो इनका राइट शेयर फेल हो चुका था, इसलिए शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया, हमसे तो मत मांगो, तुमको पहले जितने दिए वो डुबा के बैठे हो, और कहां से देंगे। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा तुम चिंता मत करो, हम रिवाइव करेंगे, भरोसा नहीं है तुम पे। ठीक है, फिर हम पब्लिक के पास जाएं पैसे मंगाने, तुम तो देने को तैयार नहीं हो, पब्लिक से मांगे, बिल्कुल मांगो। सो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एंड राइट इश्यू, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। राइट इश्यू इज व्हाट? व्हेन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर गिवन द फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल। तो आप अगर शेयर होल्डर हो किसी कंपनी के, पहले से शेयर्स ओन कर रहे हो, और अगर आपको कंपनी वापस से ऑफर दे रही है कि भैया हमको और पैसे की जरूरत है, आपके पास हो तो आप दे दो पहले, हम पब्लिक में नहीं जाएंगे, हम लोग मार्केट में नहीं जाएंगे, हम लोग बैंक्स में नहीं जाएंगे, अपने घर के लोग हो, पहले तुम दे दो पैसे। और तुमने अगर हां कहा कि हम देने के लिए तैयार हैं, इन दैट केस कंपनी विल मेक अ राइट इश्यू। और कंपनी जब राइट इश्यू करेगी तो ऐसा नहीं कि किसी को भी कितने भी शेयर्स इश्यू हो जाएंगे, इसमें तो धोखाधड़ी हो सकती है ना। किसी बंदे के पास मान लो 1000 शेयर्स है, वो बोलेगा ठीक है मेरे को 1 करोड़ के शेयर्स दे दो आप, कंट्रोल मेरा, कंपनी मेरी हुई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एंड इसीलिए द राइट इश्यू इज ऑलवेज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर्स दैट यू आर ऑलरेडी होल्डिंग।
मान लो कंपनी के पास करंटली 50 करोड़ शेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब कंपनी को मार्केट से 1000 करोड़ की और जरूरत है। ऑलराइट, कितने की जरूरत है? 1000 करोड़ रुपए और। तो अब दो चीजें पूछी जा सकती हैं आपको, एक तो शेयर कितने में इशू करना चाहिए, दूसरा कितने शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है। अब राइट शेयर्स कौन सी कंपनी इशू कर रही है? जो कंपनी पहले से अस्तित्व में है, मतलब उसकी मार्केट में इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्केट वैल्यू तो ऑलरेडी है या नहीं। तो कंपनी क्या तय करती है? हमारे शेयर की मार्केट में कीमत चल रही है 500 रुपए प्रति शेयर। कितनी चल रही है? 500 रुपए प्रति शेयर, पर शेयर। प्रति क्या कर रहे हो सर आप? इतना क्या हिंदी में बात कर रहे हो? कहां जाके आए हो? वो YouTube बहुत लोग सुनते हैं ना। हाँ सच में सुन, मैं हैरान था। मैं सच में, जब मेरे पास वो फीडबैक, वो YouTube वाले बताते हैं मेरे को तुम्हारा वीडियो कौन कौन देख रहा है, लिटरली बताते हैं, बहुत डिटेल है उनके पास। उसमें जब उन्होंने बताया ना कि लेक्चर खत्म होने के बाद में तुम्हारा लेक्चर 500 घंटे और देखा गया, मैं क्या इतना टाइम है लोगों के पास? हाँ सच में, मतलब 3 घंटे का सेशन था, 3 घंटे का सेशन था। मैं ऐसा अज्यूम करता हूं आजकल की जो रिटेनिंग कैपेसिटी है हमारी, या फिर वो जो अटेंशन स्पैन है हमारा, वो कंसीडर करते हुए बंदा 30% लेक्चर देखता है। अटेंशन स्पैन हमारा इतना स्ट्रांग है आज की तारीख में, हम लोग 5वें मिनट में बोर होते हैं। 5वां मिनट भी थोड़ा ज्यादा हो गया, रील्स देख देख के हमारा 1.5 मिनट की कैपेसिटी रह गया है। 30 सेकंड इतना यूट्यूब शॉर्ट्स। जस्ट इमेजिन अगर सच में तुम्हारा 30 सेकंड का ही स्पैन है, मतलब आधा मिनट और 500 घंटे देखा गया, 500 आवर्स इंटू 60 दैट गोज टू 30,000 मिनट्स। 500 इंटू 60 30,000 होता है, 30,000 मिनट्स। एक मिनट में 2 बार 30 सेकंड होते हैं, बराबर है ना? तो इसका मतलब 60,000 लोगों ने देखा। रुको, मेरे को यूट्यूब वालों से बात करने दो भाई, मेरे व्यूज के पैसे बराबर नहीं आ रहे। सो वेल, जस्ट 1 मिनट, आई विल कंटिन्यू। कैसा यूट्यूब वाले, मेरे को लगा अभी बोलेंगे इसके लिए 1 डायल करो, उसके लिए 2 डायल करो। चलिए, एनीवेज, तो राइट शेयर्स का मतलब है, अब अगर आपका मार्केट कैप है, सॉरी मार्केट प्राइस पर शेयर है 500 रुपए, आपको मार्केट से मंगाने कितने? से 100 करोड़ रुपए, राइट? तो आपको मार्केट से शेयर्स मंगाने कितने हैं पहले ये पता चलेगा आपको। अगर सपोज आप ऐसा अज्यूम कर रहे हो कि जनरल जो मार्केट प्राइस है उतने पे ही हमको शेयर्स इशू करने हैं, हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली आपके शेयर का जो मार्केट प्राइस होता है उस पे आपको थोड़ा बहुत क्यों ना हो डिस्काउंट दिया जाता है। तो मान लो 500 रुपए शेयर चल रहा है, आपने 400 रुपए में इशू किया, 400 रुपए में आप राइट इशू करने वाले हो, आपको पैसे मंगाने 10 करोड़, 100 करोड़।
100 करोड़ डिवाइड बाय 400 रुपए प्रति शेयर, मतलब आपको राइट इशू कितने का करना पड़ेगा? 2.5 करोड़ शेयर्स। ये किनको करने वाले हो आप? आपके एग्जिस्टिंग 50 करोड़ शेयर्स के धारकों को, राइट? जो 50 करोड़ शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को आप ये 2.5 करोड़ शेयर्स इशू करने वाले हो या नहीं? मतलब तो अगर हम लोग रेशो कैलकुलेट करें तो हर 50 शेयर्स होल्ड करने वाले बंदे को सिर्फ 1 शेयर मिलेगा। नहीं, 50 इंटू 2.5, हर 50 शेयर वाले को 2.5 शेयर मिलेंगे। मतलब हर 20 शेयर्स होल्ड करने वाले बंदे को आप 1 ही शेयर दे पाओगे या नहीं? तो जब तक आपके पास 20 शेयर्स नहीं है तब तक आप राइट शेयर को अप्लाई नहीं कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट किया मैंने रेशो? ऑब्जर्व इट। टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड। देखिए आपने इसको कितना प्रैक्टिकली सीखा है, आई एम अनअवेयर ऑफ दैट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, किस तरह से कैलकुलेशन होते हैं, मल्टीपल ऑफ द वर्जन सीखे हैं आपने। हाल फिलहाल के लिए हमारा फोकस सिर्फ आईसीआई वर्जन रहेगा, और आईसीआई की एग्जाम का आंसर लिखते समय हमने क्या चीजें कंसीडर करनी है मैं उस पर फोकस करूंगा। इज इट राइट? तो टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड है आपका 100 करोड़। मार्केट प्राइस पर शेयर और एग्जाम में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हम लोग डील करने वाले हैं कि बताओ कितने शेयर इशू करोगे, बताओ किस रेशो में इशू करोगे, बताओ शेयर री इशू करके तुमको क्या पैसा मिलेगा, चलो उसकी एंट्री करो। इतने ही सवाल पूछे जाने वाले हैं। राइट इशू, बोनस इशू, 5 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। आइदर राइट और बोनस, मेरे हिसाब से तो इतना ही आएगा, राइट? हाँ, कुछ लोग वो टेस्ट सीरीज का पेपर देख के थोड़े से हादर गए थे कि सर बोनस के साथ राइट क्यों कर रहे हैं। एक चीज बताओ ना। हाँ हाँ, ठीक है ना। ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर है मान लो 500 रुपए। क्या है, अब रिजल्ट भी आ गए हैं, अब उसके बारे में बात करके क्या ही फायदा, अगली डेज के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो जिनके नहीं मिले वो ऐसा मत बोलो ना यार, किधर है, रिजल्ट तो आ गए हैं ना, तुम तक नहीं पहुंचे। जस्ट इमेजिन कि आईसीआई का सपोज तू एग्जाम देके आया, 25 जून को तुम्हारा एग्जाम, नहीं कब खत्म हो रहा है, 20, 22, 24, 26 तारीख को, 26 जून को तुम्हारा एग्जाम खत्म हुआ, 20 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। लगभग 20-22 जुलाई तक के तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि सितंबर भी ऑप्शन है ना फिर, इसलिए। तो 20-22 जुलाई तक के आपका रिजल्ट आया। अब 20-22 जुलाई को आपका रिजल्ट आ रहा है और उस दिन पे आपका रिजल्ट सपोज वहां पे आया विदहेल्ड। तुमने रोल नंबर डाला, तुम्हारा पिन डाला, तुम्हारा WRO नंबर डाला, सबमिट क्लिक किया, और उसके बाद में दिस रोल नंबर्स रिजल्ट इज विदहेल्ड, काइंडली कॉन्टैक्ट ICAI, तब तुम क्या बोलोगे? पक्षपात। So the things can happen everywhere, और ऐसा एक के साथ नहीं, हर साल पूरे देश भर में कम से कम 10,000 बच्चों के साथ होता है, कम से कम 10,000 बच्चों के साथ जिनके रिजल्ट विदहेल्ड होते हैं। वो उसके पीछे का रीजन ये है कि या तो आईसीआई को डाउट होता है कि तुमने कॉपी किया, या तो आईसीआई को डाउट होता है कि तुम्हारे पेपर में कुछ तो गलत लिखा हुआ है जो रूल्स के हिसाब से अलाउड नहीं है। यू आर अलाउड टू स्टैंड अ चांस, यू आर अलाउड टू बी हर्ड। तुम अगर आईसीआई के सामने प्रूव कर गए कि तुमने कॉपी नहीं की है, तुमने अगर आईसीआई के सामने प्रूव कर दिया कि जो तुम कह रहे हो वो गलत है, तो तुम्हारा रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ऐसा होता है। आपको आपका केस प्रेजेंट करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है उस टाइम पे, अगर रिजल्ट विदहेल्ड हुआ तो। हाँ, ऐसी प्रोविजंस हैं आईसीआई एक्ट में, और ऐसे बहुत सारे लोग डील करते हैं आईसीआई के साथ। खैर, सो मार्केट प्राइस पर शेयर इज 500, डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस
on market price, let's say 20%, right? Or number of shares to be reissued, number of shares to be issued, ये पूछा गया है, right? Existing shares is, let's say, कितना था, मैंने कितना बोला था, 50 करोड़, 50 करोड़, right shares proportion, ये भी आपसे पूछा गया है कि आप किस प्रोपोर्शन में आप राइट इशू करोगे, और वैल्यू ऑफ राइट, ये भी आपसे पूछा गया है, व्हाट विल बी द वैल्यू पर राइट, राइट? तो इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और फिर आपसे पूछा जाता है इसकी अकाउंटिंग एंट्री करो, राइट? एक और एडिशनल क्वेश्चन बनता है इसमें, वो है द नेट वर्थ ऑफ द शेयर होल्डर हु एक्सेप्ट्स द राइट, हु रिनाउंसेस द राइट, एंड हु रिजेक्ट्स द राइट्स. 3 केसेस होते हैं. एक्सेप्ट्स इट मतलब तुमने राइट शेयर्स लिए, तो तुम्हारी नेटवर्थ कितनी होगी, तुम्हारी वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी हो जाएगी. तुमने रिनाउंस कर दिए, किसी और को दे दिए एट द गिवन प्राइस, और तुमने रिजेक्ट कर दिए, ना लिए ना किसी को रिनाउंस किए, ना खुद का फायदा होने दिया ना किसी और का, राइट? तो इन दीज ऑल केसेस, दीज आर द ओनली क्वेश्चंस व्हिच कैन हैपन, व्हिच कैन बिकम ऑन द राइट इशू वाला क्वेश्चंस. इस केस में सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, विल बी इक्वल टू टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड डिवाइड बाय इश्यू प्राइस पर शेयर. इवन राइट शेयर्स भी डिस्काउंट में नहीं इश्यू किए जा सकते. राइट शेयर्स डिस्काउंट में इश्यू किए जा सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉइज को इन द फॉर्म ऑफ ईसॉप्स. सर पर यहां पे हो स्वेट इक्विटी जिसको हम लोग कहते हैं ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स. सर यहां तो आपने 20% डिस्काउंट दे दिया. आई हैव गिवन द डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस, नॉट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स. शेयर्स आर स्टिल इश्यूड एट प्रीमियम. 10 रुपए का शेयर आप 400 रुपए में इश्यू कर रहे हो, अगर मैं फेस वैल्यू 10 रुपए मान के चलता हूं तो मतलब 390 रुपए आप प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हो. इश्यू प्राइस पर शेयर, दैट इज 100 crore डिवाइड बाय ₹400 पर शेयर. क्यों 400 पर शेयर? 20% डिस्काउंट दे दिया आपने, तो आपका इश्यू प्राइस पर शेयर हो गया 400 रुपए, एंड दैट कम्स टू 2.5 crore एज द नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू वांट टू इश्यू और नॉट. पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका. अब दूसरा आपको कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द राइट प्रोपोर्शन, किसे कितने राइट्स मिलेंगे. आपने 50 करोड़ के एप्लीकेशन शेयर्स के अगेंस्ट 2.5 करोड़ शेयर्स देने हैं या नहीं? सॉरी, ये 25 लाख आता है, तो फिर 2.5 करोड़ कैसे बोला था पहले? ठीक है, फिर मैं ऐसा करता हूं, ये 1000 करोड़ है. क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है कि वो 25 लाख 50 करोड़ के अगेंस्ट राइट मत ही मंगाओ ना, कुछ तो रीजनेबल पैसा मंगाओ मार्केट से, राइट? या तुम्हारा मार्केट में ऑलरेडी कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन 4000 करोड़ का, तुम मंगा कितने रहे हो? 10 करोड़, 100 करोड़. इसलिए तो 50 करोड़ शेयर्स के अगेंस्ट आपने कितना मंगाया? अब 2.5 करोड़. तो हाउ विल बी द प्रोपोर्शन कैलकुलेशन? 2.5 crore upon 50 crore. Yes or no? Well, that comes to
0.05 पर शेयर। एक शेयर के पीछे आप कितना दे पाओगे? ओनली 0.05। दैट इज नॉट गुड ना। ऐसे 0.05 शेयर कैसे देंगे हम लोग फ्रैक्शन में? दैट इज 1 शेयर अगेंस्ट each 20 shares. 1 share against each 20 shares. So the ratio becomes ratio or proportion of rights is 1:20. Every person who is holding 20 shares will be getting only 1 right share. तो अगर सामने वाले को रिनाउंस करना है तो वो रिनाउंस कितने शेयर कर पाएगा? 1 शेयर। अगर उसके पास 20 शेयर्स हैं तो। सर जिसके पास 17 शेयर होंगे तो won't be able to apply for the right. That person will not be considered as an eligible person. Is the point right? Clear है? तीसरा, अब what is the value of right then? 20 शेयर के अगेंस्ट आपने, जिसकी आज की कीमत है 500 रुपए, बराबर, प्लस 1 शेयर इश्यू करोगे आप 400 रुपए में, तो टोटल 21 शेयर की कीमत कितनी हो गई? 21 शेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई? दैट कम्स टू 10,400 for 21 shares or not? 10,400 becomes the value of 21 shares or not? तो इसका मतलब पर शेयर वैल्यू आफ्टर राइट्स, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एक्स राइट प्राइस. What we are calculating is X right price. What is your X right price? 495.24. 495.24 मतलब क्या हुआ कि अगर जिस व्यक्ति ने आपके 20 शेयर्स के अगेंस्ट एक राइट शेयर खरीदा तो आपको 400 रुपए और दिए नहीं, तो उस व्यक्ति के पास टोटल शेयर्स हो गए 20,400 रुपए के. वो 20,400 शेयर्स हो गए 21 शेयर्स, 10,400 रुपए. वो 10,400 वैल्यू है 21 शेयर्स की, तो उसके लिए पर शेयर की इफेक्टिव वैल्यू कितनी हो गई? 495.24 है ना. अब एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस थी 500 रुपए, अब रिवाइज्ड मार्केट प्राइस बन जाएगी थ्योरेटिकल 495. क्यों मैं थ्योरेटिकल बोल रहा हूं? क्यों? मार्केट में तो मार्केट तय करेगा ना डिमांड सप्लाई के हिसाब से, है ना. दिस इज नॉट योर प्रैक्टिकल मार्केट प्राइस, दिस इज थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस. तो आपकी थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस एग्जिस्टिंग माइनस एक्स राइट प्राइस थ्योरेटिकल, जो भी डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ योर राइट. Is it right? Value of right is equal to come right price minus x right price. कम राइट जो है ये मार्केट प्राइस है प्रैक्टिकल वाली, और एक्स राइट जो है ये थ्योरेटिकली तुमने कैलकुलेट की है. कम राइट प्राइस इज व्हाट? 500. कम राइट मतलब क्या? राइट्स इश्यू के पहले, और एक्स राइट मतलब क्या? राइट्स इश्यू के बाद. माइनस 495.24 दैट कम्स टू 4.76 पर राइट. एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, what should be the minimum price at which the right should be renounced? What should be the minimum price at which the right should be renounced? That is value of right multiplied by number of shares. पर
शेयर पर राइट, आपको राइट कब मिला? 20 शेयर्स होने के बाद आपको एक शेयर का राइट मिला है नहीं, तो इसलिए आप पर राइट वैल्यू 4.76 इंटू 20 shares, that will be the minimum price at which you should be renouncing your right. उसके नीचे अगर आप शेयर की प्राइस, शेयर को रिनाउंस करोगे, उसके नीचे अगर आप अपने राइट को रिनाउंस करोगे तो आप अपनी नेटवर्थ कम करोगे. कैसे? ऑब्जर्व इट. accepts right, renounces 4.76 into 20, that comes to 495 approximately, है ना? उतना आना चाहिए ना? 94.95.2. okay. Renounces at 50 rupees and rejects. 3 केसेस. पहला केस, अब उसके पास 20 शेयर्स हैं, 20 शेयर्स एट रुपीज 495.24. Why am I taking 495.24? क्योंकि एक्स राइट प्राइस 495.24 हो जानी है नहीं, तो ये उसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं. सॉरी 495 नहीं, एट 500 उसके पास ऑलरेडी 10,000 रुपए के शेयर्स तीनों के पास हैं या नहीं? इसके पास भी 10,000 के शेयर्स हैं, इसके पास भी 10,000 के शेयर्स हैं, और इसके पास भी 10,000 के शेयर्स हैं. बराबर? तीनों के पास 10,000 रुपए के शेयर्स थे या नहीं? अब राइट एक्सेप्टेड, वैल्यू ऑफ पेमेंट और रिसीट. अगर इसने राइट एक्सेप्ट किया तो इसको पैसा देना पड़ेगा या नहीं? एक शेयर के लिए 400 रुपए देने पड़ेंगे. वेरएज अगर इसने राइट रिनाउंस किया तो इसको कितना पैसा मिलेगा? 50 रुपए. क्यों सिर्फ 50 रुपए मिलेंगे? बिकॉज ही हैज रिनाउंस द राइट एट ₹50, है ना? एंड अगर रिजेक्ट किया तो ना इसने कुछ पैसा दिया ना कुछ पैसा लिया. बराबर है? सो व्हाट इज हिज वैल्यू? एसेट इन हैंड. शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं हम लोग. इसके पास 10,400 के एसेट साथ में है, दूसरे वाले के पास 9,950 रुपए के एसेट साथ में है. 9,950 क्यों कैलकुलेट किया मैंने? 10,000 के शेयर, सॉरी 10,050. क्यों 10,050? 10,000 के शेयर्स तो एज इट इज थे, उसका जो बेसिक वैल्यू था प्लस 50 रुपए के और उसको रुपए आ गए ना राइट्स के, और इसकी वैल्यू बन गई सिर्फ 10,000. अब पहले वाले भाई साहब के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 21. दूसरे वाले के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? और तीसरे वाले के पास बराबर वैल्यू एक्स राइट. एक्स राइट कितना वैल्यू बनेगा? 20 एट द रेट ऑफ क्या कैलकुलेट किया था हमने? एक्स राइट 495.24. तो पहले वाले का एक्स राइट वैल्यू कितना बना? 495.24 इंटू 21 शेयर्स और नॉट कितना? 21 शेयर्स का नहीं, 10,400. दूसरे वाले का 96,9904.8 और तीसरे वाले का 9904.8. एक मिनट, जस्ट 1 मिनट. मैंने वाई आई चेंज इट अगेन. 10,000 के शेयर्स थे पर 50 तो मिल गए, 50 का प्रॉफिट हो गया.
तो अभी नेट वैल्यू बची कितने की? 9,950 की, है ना? अब अगर आप ऑब्जर्व करें, जिसने राइट एग्जीक्यूट किया और उसके शेयर्स एक्सेप्ट हुए, उसको राइट शेयर्स मिले, उसकी नेटवर्थ जितनी चाहिए थी उतनी ही है या नहीं? जिसने राइट रिनाउंस किया, उसने रिनाउंस किया था सिर्फ 50 रुपए में। मैंने क्या कहा? दैट पर्सन शुड हैव रिनाउंस द राइट एट व्हाट रुपीज? 95 रुपीज। कैसे कैलकुलेट किया मैंने? वैल्यू पर राइट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स और नॉट। 20 शेयर्स के अगेंस्ट 4 रुपए 76 पैसे पर शेयर के हिसाब से मिलना चाहिए था उसको, मतलब 95 रुपीज उसने कलेक्ट करना चाहिए था। अगर वो 96 रुपीज कलेक्ट कर लेता तो उसकी नेट वैल्यू 9904 बन जाती। पर अब क्योंकि उसने रिनाउंस किया सिर्फ 50 रुपए में, तो उसके शेयर्स की वैल्यू बन गई 9904। जो उसके पास शेयर्स हाथ में बचे उसकी वैल्यू कितनी बची? 9904। पर उसकी वैल्यू थी कितनी शेयर्स की? 9950। मतलब वो 46 रुपए नुकसान में गया या नहीं? बिकॉज ऑफ रिनाउंसिएशन। हैड ही रिनाउंस्ड इट एट 200 रुपीज, अगर उस व्यक्ति ने उस शेयर राइट को 50 रुपए में रिनाउंस करने के बजाय 200 रुपए में रिनाउंस किया होता, तो उसका 100 रुपए का प्रॉफिट होता, 104 रुपए का मोर प्रिसाइसली, है ना? और तीसरे वाले बंदे ने रिजेक्ट कर दिए राइट्स, तो उसका तो नुकसान ही होना है। क्यों? तो वेन सो एवर द राइट्स विल बी एग्जीक्यूटेड एंड आफ्टर राइट व्हेन द शेयर्स विल कम इनटू द मार्केट, द शेयर प्राइसेस विल फॉल। सर रिनाउंस वाला, रिनाउंस मतलब क्या? मेरे को राइट है शेयर खरीदने का, पर मेरे पास पैसे नहीं है। आई ट्रांसफर माई राइट टू परचेज दैट शेयर एट द डिस्काउंटेड प्राइस टू समवन एल्स। दैट इज व्हाट वी कॉल एज रिनंशिएशन ऑफ राइट्स। और जब कभी भी राइट्स रिनाउंस किए जाते हैं, तो इन दैट केस जो लेने वाला है वो आपको पार्ट ऑफ द अमाउंट पैसे के तौर पे देता है। उसके लिए एक्विजिशन कॉस्ट क्या? आपको दिया हुआ पैसा अगेंस्ट रिनंसिएशन और कंपनी को दिया हुआ पैसा अगेंस्ट राइट। दैट इज व्हाट इज द कॉस्ट फॉर द बायर। हमारे लिए फायदा क्या? वी गेट द मनी विदाउट बाइंग द शेयर्स, राइट? पर जब कभी भी आप शेयर्स रिनाउंस करो, तो यू शुड नॉट रिनाउंस एट अ प्राइस लेस देन द वैल्यू ऑफ दैट राइट। How did I calculate the value of right? Come right price minus X right price gave me value per share per right or not? And if I would have 20 shares only, then I'll have 1 share का right or not? मतलब the value of right became what? The value per share, that is 4.76 multiplied by number of shares against which I can get the right. That is 20 shares. Value per share multiplied by number of shares against which I can get the right. That is what we call as the value of right. Is the point right? अगर यहां होता कि 2 के अगेंस्ट 1 शेयर देना है, in that case I would have simply calculated it as what? 4.76 into 2. पर यहां 20 के अगेंस्ट 1 शेयर मिलना है। सिंपल ऑब्जर्व करो तुम, यहां मैंने जो आपके सामने प्रेजेंट किया, जिसके पास 10,000 के शेयर्स थे उसने राइट एग्जीक्यूट किया, उसको 400 रुपए का एक और शेयर मिल गया, 400 रुपए में एक और शेयर मिल गया, है ना? शेयर की कीमत 400 रुपए नहीं है, शेयर मिला 400 में है। तो उसके पास आप टोटल शेयर कितने के हो गए? 10,400 के। 10,400 में उसके पास कितने शेयर्स हैं? 21 शेयर्स, बराबर। मार्केट प्राइस एक्स राइट कितनी हो गई थियोरेटिकली? 495, 495.24 इंटू 21 शेयर्स कम्स टू 10,400 और नॉट। मतलब उसकी नेटवर्थ उतनी ही रही या नहीं? उसका कुछ नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उसने राइट एग्जीक्यूट किया। यही अगर उस व्यक्ति ने राइट रिनाउंस किया एट अ वैल्यू लेस देन द वैल्यू ऑफ राइट, तो उसका नुकसान होना जायज है। और यही अगर उसने राइट रिजेक्ट कर दिया तो उसका नुकसान पक्का है। सो व्हेनेवर द कंपनी मेक्स द राइट इश्यूज, वन शुड ऑलवेज go for that right issues theoretically. क्यों theoretically कह रहा हूं मैं? Practically market price कैसे behave करेगा, you never know about that. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 4,500 रुपए का शेयर चल रहा था, तब राइट अनाउंस किए कि हम लोग 4,200 नहीं, उन्होंने तो खैर बायबैक किया था। उसके पहले
एक राइट इश्यू अलाउंस किया था और राइट इश्यू इन्होंने कम प्राइस में इश्यू करने के लिए रेडी हो गए थे, पब्लिक ने आप अप्लाई किए, बट देन कंपनी के पास पैसा और ज्यादा आ गया, अब उन्होंने बायबैक करना चालू किया हुआ है। शेयर का प्राइस चल रहा है 3,800 और वो बायबैक करने पे तुले हुए हैं कितने में, 4,250 में। सो these all things can keep working, but for the time being you have to focus only on rights and bonus buyback intermediate में, right? अभी के लिए पहला पॉइंट, क्या क्या कैलकुलेशन पूछा जा सकता है राइट शेयर्स में। नंबर 1, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड डिवाइड बाय इश्यू प्राइस पर राइट, इश्यू प्राइस पर राइट। issue price will be generally less than the market price. दूसरा क्या पूछा जा सकता है, how much will be the value of that, what will be the ratio of rights, how will you calculate the ratio of rights, total number of shares existing and total number of shares to be issued as right, these two have to be considered. Total rights divided by total existing shares will give you the right per share. You cannot issue the shares in fractions, that's why you need to convert that per share into 1. तो इसीलिए रेशियो कैलकुलेट करते समय मल्टीप्लाइड बाय 100 करना जरूरी है। That's what we did. 0.05 into 100 किया, into 20 किया, तब ने जाके वो 100 से मल्टीप्लाई हुआ, yes or no? So you got it as what, 1 divided by 0.05 किया मैंने, तो I got 20 as the number or not. एक शेयर के कितने हिस्से करूंगा तो जाके 0.05 बनेगा, मतलब कितने शेयर्स के अगेंस्ट मैं एक शेयर दे सकता हूं। यह कब होगा, जब फ्रैक्शनल कैलकुलेशन आएगा। जब आपका राउंड फिगर कैलकुलेशन आएगा तो उस समय पे आपको यह दिक्कत नहीं जाएगी। तीसरा क्या पूछा जा सकता है, वैल्यू ऑफ राइट। हाउ विल यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट, कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस इज द वैल्यू पर शेयर पर राइट, इज दैट पॉइंट राइट। यहां एक्स राइट प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे, मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अगेंस्ट विच राइट इज अवेलेबल प्लस number of shares for right multiplied by issue price per right divide by total number of shares after right will give you what, x right price। कैसे कैलकुलेट किया, यहां पे फॉर्मूला लिखा था मैंने, कहां गया, हाँ, number of shares against which you get the right multiplied by market price per share will give you current value plus जो नए शेयर्स आपने इश्यू किए, that is right shares multiplied by right issue price whole divide by total number of shares, that is existing plus right shares, that will give you the x right price theoretical। मैं बार बार theoretical इसलिए रिपीट कर रहा हूं, मार्केट की प्राइस मार्केट तय करता है, हम लोग बुक्स में सिर्फ theoretical प्राइस तय कर सकते हैं। that will give you x right price, कम right price minus x right price will give you the value per share, and value per share into number of shares against which you are giving the right will become the value per right. Did you people understand this? Whenever a person is renouncing the rights, he should issue it at what price, equal to or more than right value। इसके लिए हम लोग right value कैलकुलेट कर रहे हैं। right की वैल्यू कैलकुलेट करने का तात्पर्य समझ में आया या नहीं, इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन, इतना ही पूछेंगे। और अकाउंटिंग एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस विल बी द एंट्री, क्योंकि इसमें आप किसी भी तरह के रिजर्व सरप्लस को यूज नहीं करते हो। इज इट पॉइंट राइट, क्लियर सबके लिए, राइट इशू का कंसेप्ट क्लियर है सबके लिए, ओके। आई विल कम अहेड नाउ टू द क्वेश्चंस ऑफ राइट शेयर्स फर्स्ट। बोनस इससे ज्यादा सिंपल है। बोनस में करना क्या है, एक चीज, हाँ, बोनस शेयर्स के समय याद रखिए, आप तब तक बोनस शेयर्स नहीं दे सकते हो जब तक आपका शेयर फुल्ली पेड ना हो।
तो जब कभी भी पार्टली पेड शेयर रहेगा तो पहले उसको फुल्ली पेड में कन्वर्ट करो, और फुल्ली पेड में कन्वर्ट करने के बाद आप बोनस शेयर्स इशू करोगे। इज इट पॉइंट राइट? जब भी बोनस शेयर्स इशू करेंगे तो फ्री रिजर्व्स को करेंगे हम लोग ट्रांसफर। फ्री रिजर्व्स डज नॉट मीन रेवेन्यू रिजर्व्स। Free reserves include revenue reserves as well as capital reserves. The only condition is those must be collected in cash. मतलब ये कि अगर आपके पास revaluation reserve है, you cannot use it for the purpose of issuing the bonus shares. Is it point right? चलिए, मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये राइट शेयर्स पे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं हम लोग। अ कंपनी हैविंग 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अच्छा, कल का लेक्चर एक और इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्योंकि रिडम्पशन बाकी है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। खैर डिबेंचर में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में ही ज्यादा गड़बड़ होती है, क्योंकि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में आपने डीआरआर क्रिएट किया, डीआरआर यूज किया, आपने डिबेंचर रिडीम कर दिए, वो बड़ा सिंपल है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में कौन सा वाला पैसा यूज करूं और कौन सा वाला नहीं यूज करूं, फ्रेश इशू करूं या फ्रेश इशू नहीं करूं, फ्रेश कैपिटल मेरे पास अगर डिबेंचर इशू करके आ रहा है तो क्या वो कैपिटल में कन्वर्ट होगा या नहीं? नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, उनको हम लोग रिजॉल्व करेंगे इन टुमारोज लेक्चर। कल का सेशन 4 बजे ही रखते हैं, 5 थोड़ा लेट हो जाता है, और आज तो वैसे भी रिजल्ट मिल ही गया। अब नहीं तो जाने दो, अब रिजल्ट क्या ही करेंगे 12th का, बाद में लेने जाना। हाँ, द प्राइस एट विच यू शुड बी सेलिंग द शेयर। हाँ, अगर क्वेश्चन पूछा गया व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस एट विच द राइट शुड बी रिनाउंस्ड, तो उसका वो आंसर है 95 रुपीज। हाँ 95, 4.76 नहीं, 4.76 इज द वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर। पर शेयर तुमने 20 शेयर रहेंगे तब न जाके राइट इशू मिलेगा तुमको, तो इसलिए वैल्यू ऑफ राइट कितना हो गया तुम्हारा 4.76 इंटू 20 शेयर्स, 95 रुपीज रहेगा, 4.76 नहीं रहेगा। 495 माइनस 400, करेक्ट। हाँ 495 इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो तुम, 495 minus 400, that would be the minimum price at which you should be issuing. That is X right price minus issue price of rights. That will be the value of right. That way also you can calculate it. So we'll change that formula. We'll write it as what? ये दोनों तरीके से calculation कर सकते हो तुम लोग. That is market price per share आज minus the value of X right price multiplied by number of shares, या फिर X right price minus issue price of right, वैसा लिख लो तुम, X right price minus the value of issue price of right। हाँ ठीक है, ये सिंपलर हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए। तो अ कंपनी हैविंग 1 लाख शेयर्स of ₹10 each at its issued share capital and having a market value of 46 issued right shares in the ratio of 1:10 at an issue price of ₹31, pass the journal entry। ले 2 मार्क के लिए, मतलब क्या करोगे तुम, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड एज राइट्स, लिखो लिखो लिखो, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड एज राइट्स is equal to 1 lakh divided by 10, 1 lakh divided by 10। यहां आपको यह नहीं बताया गया कि कितने पैसे की जरूरत है, इन्होंने ऑलरेडी आपको राइट का रेशो दे दिया, हर 10 शेयर के पीछे एक राइट देने वाले हैं, और अगर ये पहले से दिया हुआ है तो नंबर ऑफ शेयर्स कम्स टू 10 ओनली, सॉरी 10,000 ओनली और नॉट, और 10,000 शेयर्स पे आपको मिलेगा कितना, 31 रुपए प्रति शेयर। पर वो 31 रुपए प्रति शेयर में से फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए, मतलब 21 रुपए प्रति शेयर कहां जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट,
2 shares application 3,10,000. बैंक अकाउंट डेबिट 2 shares एप्लीकेशन. ऐसे क्या टर्म यूज कर रही है वो भी देखना जरूरी है, नहीं तो क्या होता है हम एक टर्म यूज करते हैं आईसीआई दूसरा टर्म यूज करके आती है. ये क्या है? नहीं, ये रिडम्पशन है, ये डिसोल्यूशन है, क्या क्या चल रहा है पता नहीं. ये कैश बुक है, ये रेक्टिफिकेशन है. नहीं, मैं आईसीआई मॉड्यूल की तरफ देखता भी नहीं था, लिटरली अवॉइड करता था. बट ऑफ लेट व्हाट हैज हैपेंड, मल्टीपल ऑफ द प्लेसेस टर्मिनोलॉजीज इतने अलग यूज किए जाते हैं. पढ़ा वही रहे हम लोग, कंसेप्ट वही है, पर उनका डील करने का तरीका और हमारे डील करने के तरीके में फर्क पड़ता है, और इस वजह से बच्चा कंफ्यूज होता है मैंने क्या करना है एग्जाम में. ऑफ कोर्स एग्जाम में तो आईसीआई को आंसर देने, आई वॉट एवर आई सेज इज राइट. आ गया, हरी खत्म है ना. हाँ, डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल करो, जैसे आई बोले. बैंक अकाउंट डेबिट 3,10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख. देखो इसलिए फायदा होता है आईसीआई को देखने का. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,10,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,10,000. अरे यही वाला है, अल्लाह मैंने तो अलग बुक में से उठाया था. हाँ, मेरे पास बुक है पूरी जिसमें से मैं क्वेश्चंस उठाता हूँ. मतलब एक 10-12 बुक्स है, उसमें से ऐसे चुन चुन के. आईसीआई भी उसमें से उठा रही है. सॉरी, अच्छा ऐसा भी है, ठीक है. अपन ने अपना वाला क्वेश्चन कंटिन्यू किया तो ज्यादा बेटर रहता, कम से कम अलग वैरायटी तो दिखती. हाँ यार ठीक है, हो गया. इतना ही पूछा है उस क्वेश्चन में. पास जर्नल एंट्री 2 मार्क. क्वेश्चन नंबर 6. ABC Limited's shares are currently selling at ₹13 per share. There are 10 lakh shares outstanding. The company is planning to raise 20 lakh shares to finance a new project. What is the right price of shares and the value of a right if the firm offers 1 right share for every 2 shares held? The firm offers, अबे कंपनी है फर्म नहीं है, offers 1 right shares for every 4 shares held. How does the shareholders' wealth change from A to B? How does the right issue increases shareholders' wealth? सर कभी एमटी लेवल क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवा दो. बेटा तूने जून में एग्जाम लिखनी है, सितंबर भी ख्याल में नहीं आएगा बेटा अगर एमटी लेवल क्वेश्चन चालू कर दूंगा तो. हाँ चलो, तो सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है हमको, एक्स राइट प्राइस है जी. फर्स्ट केस में स्वैप रेशियो इज 2:1, सेकेंड केस में इट इज 4:1. अगर केस 1 that is 2:1 is the right ratio, मतलब हर 2 शेयर्स के पीछे 1 शेयर राइट का मिलेगा. यस और नो. अब यहां पे अब इस तरह के क्वेश्चन बड़े बकवास होते हैं, पता है क्यों? इश्यू प्राइस तो बताओ, इश्यू प्राइस बता ही नहीं रहे. सो इन दैट केस यू हैव टू अज्यूम व्हाट, जो आज मार्केट प्राइस चल रहा है उतने पे तुम इश्यू करोगे, जो गलत है. क्यों तुमसे खरीदने आऊं फिर? अगर मार्केट में 13 रुपए चल रहा है, तुम 13 ही रुपए में देने वाले हो, तुमसे क्यों खरीदूं? मैं मार्केट से शेयर खरीदूंगा ना. ये सुनो,
And that's where the practicality and theoretically the things change. Anyways, 10 लाख शेयर्स, कितना इशू कितने करने वाले हैं हम लोग? नहीं, 20 लाख रुपए की जरूरत है कंपनी को. ऑलराइट, तो शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू होंगे? अच्छा हाँ, यहां पे राइट प्राइस कैलकुलेट हो सकती है. नंबर ऑफ राइट शेयर्स will be equal to 20 lakh rupees existing, 10 lakh outstanding है. 10 lakh shares divide by 2. Why divide by 2? क्योंकि आपने हर 2 शेयर के पीछे 1 शेयर देना है या नहीं. And that's why this comes to number of shares as 5 lakh. Correct? Value, issue price. Issue price per right is equal to 20 lakh rupees divide by 5 lakh shares. Total requirement 20 lakh. Total number of shares that can be issued is 5 lakh shares, and that comes to rupee 4 per share. Yes or no? Therefore, X right price. What will be X right price? 2 shares into 13 रुपीज पर शेयर. कहां से लाया 13 रुपए मैंने? एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस 1 शेयर इंटू 4 रुपीज पर शेयर. मैं 1 इंटू 4 क्यों लिख रहा हूं सिवाय 4 के? यहां आपका 2:1 का रेशियो है. हो सकता है 3:2 का रेशियो हो सकता है 10:3 का रेशियो हो. यस और नो? एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू डू द कैलकुलेशंस और नॉट. डिवाइड बाय टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे अब? 3. तो इफेक्टिवली एक्स राइट प्राइस कितना हो गया? 10 रुपीज. बराबर. दिस इज योर एक्स राइट प्राइस. इतना ही पूछा है ना? हाँ. एंड सेकेंड केस बी विल बी एग्जैक्टली सेम वेज, बट यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे या नहीं, और इसलिए इश्यू प्राइस बढ़ जाएगा आपका. Number of shares issued as rights is equal to 10 lakh shares existing divide by swap ratio is 4 shares, and that comes to 2,50,000 shares to be issued as right or not. Then value or issue price per share will be equal to what? 20 lakh, that is the requirement, divide by 2,50,000, the number of shares, and this comes to rupees 8 per share. So rights will be issued at 8. X right price therefore will be equal to X right price will be equal to 4 shares into 13 rupees, है ना, plus 1 share into 8 rupees, whole divided by 5 shares now, and that comes to rupees 12 per share. बराबर है. तो पहले केस में राइट की वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ राइट पूछा है. पहले केस में वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल टू व्हाट? राइट इज मार्केट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस, दैट इज 3 रुपीज. और दूसरे केस में
वैल्यू ऑफ राइट is equal to market price 13 minus X right price 12, that is rupee 1 per share, becomes the value of right. Are you able to understand this? और उसके बाद पूछा है how the shareholders wealth will change if you are executing the right. In that case, from A to B, A में existing wealth is, A में 2 शेयर्स थे, B में 4 शेयर्स हैं. सो एग्जिस्टिंग वेल्थ 26, B में एग्जिस्टिंग वेल्थ अच्छा टोटल शेयर होल्डर्स वेल्थ पूछा है. अच्छा पूरा पूरा कैलकुलेट करते हैं हम लोग. शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ कितना था? कितने शेयर्स हैं? 10 लाख शेयर 13 रुपए के हिसाब से, मतलब 1 करोड़ 30 लाख. 1 करोड़ 30 लाख. दोनों केस में उतना ही रहेगा एग्जिस्टिंग वेल्थ. राइट से वेल्थ बढ़ा या नहीं शेयर होल्डर्स का? कितना? 10. कितने शेयर्स इशू किए थे तुमने? 5 लाख शेयर्स फर्स्ट केस में. 5 लाख शेयर्स 4 रुपए के हिसाब से 20 लाख रुपए. और यहां कितने इशू किए तुमने? 20 लाख रुपए के शेयर इशू किए या नहीं? सो टोटल वेल्थ कितना हुआ? 1 करोड़ 50 लाख फर्स्ट केस में, 1 करोड़ 50 लाख सेकंड केस में. पर एक्स राइट वैल्यू, एक्स राइट नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स एक्स राइट होने के बाद? पहले के 10 और फिर दिए 5, मतलब 15 लाख. और यहां पे पहले के 10 और नए 5 मैं नए 2.5, तो हो गए 12.5 लाख, है ना? और एक्स राइट प्राइस पर शेयर, पहले केस में एक्स राइट प्राइस कितना है? एक्स राइट वैल्यू कैलकुलेट किया था ना, 10 रुपए. और दूसरे केस में एक्स राइट वैल्यू कितना था? 12 रुपए. ये तो उतना ही आएगा. राइट इश्यू अपन ने, हाँ बराबर है. यहां 12 रुपए से इशू किया ना. सो वेल्थ पहले की मार्केट प्राइस 1 करोड़ 30 लाख थी, 20 लाख के हमने राइट्स दिए, टोटल वेल्थ हो गई 1 करोड़ 50 लाख. थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है. एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस से अगर कंपेयर किया तो, एक मिनट, I think ICI is comparing it with the existing market price. इसमें सिर्फ ये हाँ एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस, यहां पे 13 रुपए थी, यहां पे भी 13 रुपए थी,
तो टोटल वेल्थ कितनी हुई 13 रुपए के हिसाब से 15 लाख शेयर्स की 1,95 लाख और 13 रुपए के हिसाब से 12,50,000 शेयर्स की 1,60,00,000 So market price में there is a fall in case of A by rupees 445 lakh, whereas in case of B only 12,50,000. मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर कंपेयर करो, आज का मार्केट प्राइस चल रहा था 13 रुपए, तुमने थियोरेटिकल प्राइस के हिसाब से सारे कैलकुलेशन किए तो तुम्हारा नेटवर्थ तो 1,50,00,000 ही रहेगा या नहीं, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर्स की कीमत तुमने एग्जिस्टिंग शेयर्स प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट की, whereas नए जो शेयर्स तुमने इश्यू किए that you have calculated at what price? That you have calculated at right price only or not? Sorry, मार्केट वैल्यू बढ़ी, जो एग्जिस्टिंग 1,50,00,000 की मार्केट वैल्यू थी बुक वो 1,95,00,000 हो गई, whereas in case of 4:1 वो मार्केट प्राइस हो गई 1,62,00,000. So as compared to A, in case of B, the net worth of the shareholders is increasing only by 12,50,000, which in case of A is increasing by 45 lakh. Did you understand this? So this is about the questions. एक और क्वेश्चन है ये वाला, और ये मेरे ख्याल से हाँ, ये जो मैंने आपके सामने केस प्रेजेंट किया था अभी थोड़ी देर पहले कि शेयर होल्डर एक्सेप्ट कर रहा है राइट, रिजेक्ट कर रहा है या रिनाउंस कर रहा है. In all these cases, how will you deal with that particular situation? उस पे है, और बोनस शेयर्स के क्वेश्चन और रिडम्पशन के क्वेश्चंस. This is what we are going to deal with in tomorrow and day after's lecture. कल एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा. Tomorrow and day after will be dealing with redemption also.